गुड इवनिंग सभी को। मैं अभिषेक सर एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया था और बाइनोमियल थ्योरम से बेसिक मैंने 10 प्रश्न को भी बोला था करने को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किया होगा उन 10 प्रश्नों को। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और सिलेबस हमारा पीछे है तो बिल्कुल हम लोग कमेंट को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से बाइनोमियल थ्योरम में अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट देख लिया था, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। भाई जैसे एपी के अंदर जीपी के अंदर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था, an का फॉर्मूला था ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। जीपी का था ना an इज इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस वन। वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म को, ठीक है ना, मेरी बात को सुनना, जनरल टर्म को, है ना, जनरल टर्म को हम लोग टी आर प्लस वन से दिखाते हैं, है ना, टी आर प्लस वन से दिखाते हैं। टी आर प्लस वन किसके जनरल टर्म को? बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म को टी आर प्लस वन से दिखाते हैं और ये हो जाता है एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर, और आर के बारे में बोला गया है ये होल नंबर होता है, यानी 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम ये एन तक जा सकता है। इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग, इस चीज़ को नोट कर लेंगे भाई। इससे बड़े सारे क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म है जी। ठीक है, क्या काम है सर इसका? बिल्कुल बताता हूँ क्या काम है इसका, क्या यूज है इसका बताता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल बताता हूँ, पहले नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और जो 10 प्रश्न दिए थे, अगर उसमें किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होगा, जो पहली क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाया था और बोला था इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो जिन जिन बच्चों ने ट्राई किया और लगता है कि हाँ भाई आंसर नहीं आया है, कोई परेशानी है, वो ज़रूर मेरे से डिस्कस करेंगे इस बारे में। चलिए, इसका यूज क्या है आर प्लस वन एच टर्म का, यानी सबसे पहली बात इसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, सामान्य पद बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर गुना बी का पावर आर। आर हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम एन तक जाएगा। ठीक है, चलिए मान लिया जाए आपसे ऐसा पूछा गया, अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ऐसा लिख के दे दिया भाई, क्या दे दिया? 2x प्लस 3/y का पावर 20, ऐसा लिखा हुआ है। मेरी बात को समझना, ये लिखा हुआ है। क्या क्या आपसे पूछ सकता है यहाँ पर? पहला चीज़ आपसे पूछ दिया, बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टोटल कितने पद हो सकते हैं इसके, है ना। अब टर्म्स को हिंदी में पद आप जानते हो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है आपसे ऐसा भी बोल दे कि भाई इसका मुझे 10वां टर्म बताओ क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा ये बताइए। ठीक है, ये पूछ सकता है, या आपसे ऐसा पूछ सकता है इसका 15वां पद क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा। मेरी बात को समझ रहा हो ना। आपसे बोल सकता है 10वां पद क्या होगा बताओ, टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पद बोलते हैं। ठीक है, 10वां पद क्या होगा या 15वां पद क्या होगा, कुल कितने पद हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मैंने बता दिया था, अगर हमारा पावर के अंदर, घात के अंदर a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में होगा तो जो भी घात होता है उससे एक ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो घात यहाँ पे 20 है, यानी इससे एक ज़्यादा, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यहाँ तक बात बिल्कुल आसान है, बात समझ गए। अब आपको ये 10th टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है, मतलब 10वां पद निकालना है या 15वां पद निकालना है। तो बात को समझिए, ये वाला जो फॉर्मूला दिया गया ये आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला है भैया, फिर से एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर गुना बी का पावर आर। ये हमारा फॉर्मूला है। आर का मान कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 20 तक जाएगा, क्योंकि एन हमारा यहाँ मैक्सिमम 20 है, अधिक से अधिक 20 है। आपको निकालना क्या है? 10th टर्म निकालना है। यानी आपको बोला गया T10 निकाल के बताओ। T10 कब निकाल पाओगे? जब इस T10 को लिखोगे T9 प्लस 1, है ना। T10 को क्या लिखेंगे? T9 प्लस, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ R प्लस 1 लिखा जाता है ना, तो 9 प्लस 1 लिखे। अब बोल रहा है NCR, NCR ध्यान से समझना, N क्या है हमारा? N हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा 20 CR। R क्या है? R की जगह पर क्या है?
r+1 9 + 1 इट मीन्स r इज 9। r हमारा क्या है 9 है, 20c9 a का पावर n - r। a हमारे पास क्या है भाई, a हमारे पास 2x है सर, तो 2x का पावर 20 - r मतलब 9 n - r था। b का पावर r, b हमारे पास क्या है भाई, तो b हमारे पास सर 3/y है, तो b हमारे पास 3/y है, तो 3/y का पावर r होता है और r हमारा 9 था। ठीक है यहाँ तक। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, जब कैलकुलेशन लगे आपको कि नहीं भाई 20c9 को सॉल्व कर पाना, तो आपको c के टर्म में ही छोड़ दें, कॉम्बिनेशन के टर्म में ही छोड़ दें, अलग अलग कर दो सबको। यहाँ 2 का पावर 11 हो जाएगा, यहाँ x का पावर 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का पावर 9, और ये हो जाएगा y का पावर 9। और यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई। 2 को 11 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करना, तो 10वें पद का आंसर आ जाएगा 20c9 2 का पावर 11 गुना x का पावर 11 गुना 3 का पावर 9 बटे y का पावर 9। आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, आराम से इसको कॉपी कर लीजिए। पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, वैसे बच्चों जिन्होंने पहली क्लास देखा ही नहीं है, प्लीज़ वो देखिएगा क्लास। पहली क्लास को देखने के बाद ही कुछ हो सकता है। अगर आपने पहली क्लास देखा ही नहीं और चाहेंगे कि बाइनोमियल के दूसरी क्लास में बैठ के समझ जाए हर चीज़ को, तो परेशानी होगी भैया, सीधी सी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशानी होगी, जान लीजिए इस बात को। तो बिल्कुल सिस्टम में चलना है, ठीक है, सिस्टम में चलेंगे, समस्याएं नहीं होंगी, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, इसका दूसरा पार्ट था, क्या था दूसरा पार्ट, 15वां टर्म क्या होगा सर। चलिए 15वां टर्म क्या होगा, चलिए भाई 15वें टर्म को भी देख लेते हैं, 15वें टर्म को भी देख लेते हैं। और ध्यान से, 15वां टर्म क्या होगा, यानी आपको T15 निकालना है, ये क्लियर है। T15 को आप कैसे लिखोगे अभी बताया, 1 कम प्लस 1 यानी 14 + 1। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है सर NCR। n क्या है हमारा, n हमारा 20 है, 20CR, r क्या है हमारा, तो r सर हमारा 14 है, यानी 20C14, a का पावर n - r, a का पावर n - r, a क्या है हमारा 2x है, इसका पावर n - r, यानी 20 में से 14 को घटा देंगे, इंटू b का पावर r, b हमारे पास क्या है 3/y है, इसका पावर r, r का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर r का मतलब 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 20C14 2 का पावर 6, x का पावर 6, 3 का पावर 14 अपॉन y का पावर 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है ना, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलिए समझ गए बात को भाई, 10वां टर्म भी निकालना सीख लिया और 15वां टर्म भी। अब कुछ भी निकालने को बोले आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ भी निकालने को बोले आप निकाल सकते हो। मान लिया जाए मैं यहीं पर एक प्रश्न दे देता हूँ, x - 2y का पावर, ये मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। फिर वही बात, 3 प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ भाई। पहला चीज़ तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, पहला चीज़ मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। दूसरा मैंने पूछ लिया इसी का जनरल टर्म बताओ क्या होगा, सामान्य पद क्या होगा, इसका जनरल टर्म क्या होगा। तीसरा मैंने पूछ लिया इसका 8वां पद निकाल के बताओ, 8वां पद निकाल के बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ कितने पद हैं, सामान्य पद इसका क्या होगा, यानी TR+1 पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। और 8वां पद पूछा जा रहा है, 8वां पद भी बताइए भाई क्या होगा, 8वां पद क्या होगा इससे। ये 3 प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया। तो पहले वाले प्रश्न का आंसर तो बहुत ही आसान है, पहले वाले प्रश्न का आंसर तो बहुत ही आसान है। घात 15 है, एक ज़्यादा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 16। यहाँ से तो फ्री हो गए। अब जनरल टर्म की बात कर रहा है, यानी अभी मैंने आपको सामान्य पद निकालने का बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बताया। क्या बताया, TR+1 बराबर NCR, a का पावर n - r, b का पावर r, और r के बारे में 0 से स्टार्ट होता है और अब जानते हो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ये क्लियर सी बात है, ठीक है।
तो भाई अब इसका जनरल टर्म निकालता हूँ। जनरल टर्म का मतलब एक बात ध्यान रखना, सामान्य पद निकालने की जब बात करेगा उसका उत्तर हमेशा एन के टर्म में आएगा। जनरल टर्म की बात कर रहा है ना, 8वां पद, 10वां पद, 20वां पद में एक आंसर निकल के आएगा, भले आप उसको सॉल्व करें या ना करें, लेकिन जनरल टर्म का आंसर हमेशा एन के पद में आएगा। मैंने देखा बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एन के पद में आंसर कैसे आ सकता है? अरे भाई जनरल टर्म बोला है, यानी एन के पद में आंसर आना चाहिए। एन इन द सेंस कंप्लीट सॉल्यूशन वो नहीं देगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। एन हमारा क्या है? 15। सी आर क्या है? आर नहीं पता। ये आर जो मैं सॉरी जनरल टर्म का मतलब आर के पद में आंसर आएगा, एन के पद में नहीं, आर के पद में। मतलब आर हम लोग को नहीं पता, गलती से मैंने एन बोल दिया, आर हम लोग को नहीं पता। ए यानी ए क्या है? एक्स है। एन माइनस आर, एन तो पता है 15, आर नहीं पता। बी का मतलब -2y और पावर आर, आर हम लोग को नहीं पता। इतनी सी बात। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे? 15 CR एक्स का पावर 15 माइनस आर, और इस माइनस को हमेशा अभी से आदत डाल लो, माइनस को -1 का पावर आर लिखने का, 2 को 2 का पावर आर लिखने का, y को y का पावर आर लिखने का। तोड़ के लिखने की आदत अभी से डाल लो, ऐसे प्रश्न हमारा बहुत आसान हो जाएगा। बाइनोमियल में और भी प्रश्न मिलेंगे तो आपको बात समझ में आएगी मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। और आर के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे भाई? आर हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और ध्यान से देखिएगा आर कहाँ तक जाता है? एन तक, और एन हमारा यहाँ क्या है? 15। ये लाइन, ये आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, ... 15 ये नहीं लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 15 पे आके रुकना है क्योंकि एन हमारा 15 है। वहाँ 20 होता तो 0, 1, 2... 20 तक लिखते। इतनी सी बात, ठीक है। अब आगे बोल रहा है भैया इसका 8वां पद भी बताओ, इसका 8वां पद भी बताओ। चलिए इसका 8वां पद भी देखते हैं। T8 निकालने को बोल रहा है। 8 को लिखेंगे कैसे? 7 + 1। 8 को लिखेंगे कैसे? 7 + 1। सिंपल सी बात है, आर हम लोग को पता चल गया, आर चल गया पता 7 है, तो ये हो जाएगा 15C7 एक्स का पावर 15 माइनस 7 -1 का पावर 7, 2 का पावर 7, y का पावर 7, क्योंकि आर हम लोग को पता था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 15C7 एक्स का पावर 15 माइनस 7 इज 8, -1 का पावर 7 है, जिसकी वजह से वो माइनस होगा। क्या होगा? -1 का पावर 7 है, इसकी वजह से वो माइनस होगा। तो मैं यहीं लिख देता हूँ माइनस, मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ माइनस, ठीक है ना। समझ गए ना? ये माइनस मैं कहाँ से लाया? वो -1 का पावर 7 का मैं माइनस बाहर लाया। यहाँ 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 तो छोटा है, आप उसको लिख भी सकते हो। ये आ गया जी आपका T8 का मान। तो ध्यान देना, जनरल टर्म में, जनरल पद में क्या है? सामान्य पद में आंसर किस टर्म में आया? आर के टर्म में आया। किस टर्म में आया? आर के टर्म में आया, आर के टर्म में आया। लेकिन 8वें वाले में आर हम लोग को चल गया पता ना, T8 का मतलब आर हमारा क्या है? 7 है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सामान्य पद का उत्तर हमेशा आर के टर्म में ही आएगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक? हाँ भाई चलिए, लिखने का भी समय दे रहा हूँ, आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। जो पहली क्लास में आज आए हैं उनको मैं पहले बताऊंगा, इसका जो मैंने पहला पार्ट पढ़ाया है, बाइनोमियल थ्योरम का मैंने पहला पार्ट पढ़ाया है, उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वाली क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगी समझ, ठीक है। लिख लीजिए भाई इसको। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिया हुआ है 3x² माइनस 1/2x³ होल का पावर 10 है भाई, होल का पावर 10 है। मेरी बात को समझना, होल का पावर 10 है, और बोला गया क्या? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हिंदी में भी लिख रहा हूं, टेंशन ना लेना। फाइंड द टर्म find the term independent of x in the expansion। हिंदी में भी लिख रहा हूं, टेंशन ना लो। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, यानी दिए गए व्यंजक में x से स्वतंत्र पद को ज्ञात करें। क्या बोलना चाह रहा है? दिए गए व्यंजक में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करें। यानी x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या? x से स्वतंत्र पद ज्ञात करें, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात को समझना, पहले समझो बात को, प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x से स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए अभी आपके माताजी पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं,
अभी आपके माताजी आपके पिताजी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई के मामले में आप उन पर डिपेंड हो। एक पढ़ाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे आप सब कुछ में डिपेंड हो अभी उन पर, तो पढ़ाई के मामले में अभी आप उन पर डिपेंड हो। लेकिन जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आप नौकरी ले लोगे, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई अब भी आप मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए डिपेंड हैं क्या माँ बाप पे, अब उन्होंने अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पढ़ाई लिखाई के मामले की बात कर रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स से स्वतंत्र हो, मतलब जो आंसर आए उसमें एक्स नहीं रहना चाहिए, तभी वो स्वतंत्र होगा ना भाई। अरे घोंसला से चिड़िया को स्वतंत्र करना है तो घोंसला से चिड़िया को भगा देना है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी एक्स से स्वतंत्र हो, मतलब एक्स वाला टर्म गायब कर देना है, भगा देना है एक्स वाले को गायब होगा, जो बचेगा वो एक्स से स्वतंत्र रहेगा, फ्री ऑफ एक्स रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो स्वतंत्र बोलने का मतलब यही बोलना चाह रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब जहां एक्स ना हो, स्वतंत्र हो एक्स से, इसका मतलब वहां पे एक्स का टर्म नहीं हो, जो भी टर्म हो वो बिना एक्स के हो। बिना एक्स के होगा तभी तो बोला जाएगा ना वो एक्स से स्वतंत्र है ना, एक्स पे डिपेंड नहीं है, यानी एक्स से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। कुछ भी ऐसा प्रश्न बोले, अभी जो आपको मैंने जनरल टर्म बताया ना, जनरल टर्म सामान्य पद जो निकालने का तरीका बताया, तो इसका बड़ा काम है भाई। ठीक है, बहुत ही काम है इसका। ऐसा लिखा रहा है इंडिपेंडेंट, आप सबसे पहले क्या करो, इसका सामान्य पद यानी जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। आइए डालते हैं फॉर्मूले में एक बार। TR+1 का मान हो जाएगा NCR A का मतलब 3x² का पावर n माइनस R, B का मतलब -1/2x³ का पावर R। ये हो गया हमारा। चलो भाई क्या हो जाएगा ये 10CR 3 का पावर 10 माइनस R, x² का पावर 10 माइनस R, -1 का पावर R, 1/2 का पावर R, x³ का पावर R। कुछ नहीं किया, हर एक टर्म को अलग अलग अच्छे तरीके से सेपरेट करके लिखा है। हर एक टर्म को सेपरेट करके लिखा। जैसे यहाँ -1 था तो -1 का पावर R, नीचे 2 है तो नीचे 2 का पावर R, x³ है तो x³ का पावर R, है ना। यहाँ 3 का पावर 10 माइनस R, यहाँ x² का पावर 10 माइनस R। सारे टर्म को सेपरेट अलग अलग करके, मतलब बिल्कुल तोड़ दिया, कोई भी टर्म को साथ में नहीं रहने दिया, इसका ध्यान रखना। ये हो जाएगा 10CR 3 का पावर 10 माइनस R, x का पावर 20 माइनस 2R, पावर पता है आपको, गुना होता है आपस में, -1 का पावर R, 1/2 का पावर R, और ये होगा x का पावर 3R। x से इंडिपेंडेंट करने को बोल रहा था, तो पहले x वाले को देखो, x वाला है कहाँ कहाँ। x से इंडिपेंडेंट करने को बोल रहा था, एक तो x वाला यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा x वाला यहाँ नीचे दिख रहा है। नीचे दिख रहा है मतलब आप इसको बोल सकते हैं सर ये डिवीजन में है, आप इसको बोल सकते हैं सर ये डिवीजन में है। और जब घात हमारा बेस हमारा आधार हमारा सेम होता है तो घात को हमेशा घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2R माइनस 3R माइनस 5R। साइड में इसको सॉल्व करके इसलिए बताया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो जाती है आया कैसे। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ 10CR 3 का पावर 10 माइनस R, -1 का पावर R, 1/2 का पावर R, और x के लिए क्या आ गया, x के लिए हमारा आ गया 20 माइनस 5R, 20 माइनस 5R। पहले यहाँ तक लिख लेंगे इस चीज़ को अच्छे से, अच्छे तरीके से, फिर आगे की मैं बात करता हूँ। पहले लिख लें आप लोग यहाँ तक। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं। देखिए क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा, देखेंगे ध्यान से, ये आ गया हमारा 10CR 3 का पावर 10 माइनस R। अच्छा वो तो लिख ही चुका हूँ, चलो देखो ध्यान से। अब बोल रहा है भाई ये टर्म जो है ना x से इंडिपेंडेंट हो, कहने का मतलब ये x वाला जो चीज़ है ना ये नहीं बोलता है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो भाई x वाला चीज़ नहीं दिखेगा कब,
तो दिमाग में आता है सर इसको 0 के बराबर कर दो। अरे भाई इसको 0 के बराबर कर दोगे पूरा 0 आ जाएगा, है ना। इसको 0 के बराबर करेंगे, यहीं पे समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ये x से स्वतंत्र तभी होगा, ये x से स्वतंत्र तभी होगा, मेरी बात को सुनना, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट तभी होगा, ये x से स्वतंत्र तभी होगा जब, यदि, कब, ये तभी होगा जब x का पावर यानी 20 - 5r किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। पावर को 0 के बराबर करो सर, क्योंकि पावर को 0 के बराबर करते ही x का पावर 0 हो जाएगा और x का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं करेगा। बट अगर पूरे टर्म को आप 0 कर दोगे तो ये हमारा पूरा जनरल टर्म ही 0 होगा। बाय द वे आप इस पूरे को 0 लिख दो तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये तो जनरल टर्म ही खत्म हो जाएगा हमारा। बट यहाँ बोल क्या रहा है, x से स्वतंत्र चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, x से स्वतंत्र चाहिए, तो x का जो घात है अगर वो 0 बन जाएगा, का घात 0 बनते ही x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे 1 बनेगा मतलब उसमें x का टर्म नहीं है, मतलब वो x से स्वतंत्र है। यानी 20 - 5r को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से 20 बराबर क्या आ जाएगा, 5r, और r का मान आ गया 4। यानी अब जैसे ही आप r बराबर 4 डालोगे, अब जैसे ही आप r बराबर 4 डालोगे, ये अपने आप x से हमारा स्वतंत्र हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपने आप हमारा x से स्वतंत्र हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देखिए डाल के दिखाते हैं। चलिए तो कहीं ना कहीं से इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इसका नाम है ना। और अब क्या लिख देना है आपको, अब लिख देना है पुट r बराबर 4 इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में रखने पर पुट r = 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, 4 डालेंगे तो ये 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। r में क्या डाला, 4 डाला सर, r में 4 डाला, ये हो गया 10c4। r में 4 डाला, 3 का पावर 10 - 4, r में 4 डाला, -1 का पावर 4, -1 का पावर 4। ठीक है, r में 4 डाला, 1/2 का पावर 4, r में 4 डाला तो x का पावर 20 - 5 × 4 20, या सीधा आप बोल सकते हो x का पावर जो है यहाँ 4 डालेंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो भाई x का पावर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया मतलब x हमारा गायब हो गया। बाकी को आप लिख दें तो ये क्या होगा, 10c4, 3 का पावर 6, -1 का पावर 4 + 1 और 1/2 का पावर 4। चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7 6 5 4 5/8, 7 6 5 4 5/8। अरे भाई 10c4 को सिंप्लीफाई करना सिखाया ही है। क्या सिखाया था, 10c4 को सिंप्लीफाई करना। सर ये होता है 10 × 9 × 8 × 7 और नीचे हो जाएगा सर 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसे 3 का पावर 6, 3 3 3 6 बार, नीचे 2 का पावर 4, 2 2 2 2 4 बार, क्या कटेगा क्या बचेगा, तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो इंडिपेंडेंट सिखाया, तो जनरल टर्म से ही हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरल टर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 बार 4 बार फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, TR+1 = NCR A का पावर n - r b की पावर r, TR+1 = NCR A की पावर n - r इंटू b का पावर r। तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, नहीं याद होने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, मामला क्लियर है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर है, यहाँ तक। बात आ रही है समझ। चलिए चलो भाई, अब बहुत ही अच्छा सा एक प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये सभी जो बताया सारे अभी तक आपको मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब स्टार्ट किया है तो जो भी आपके सिलेबस में वो सारा करना तो है ना, जो भी आपके सिलेबस में वो करना तो है ना, जो भी आपके सिलेबस में होगा उसको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक प्रश्न आ गया आपके पास, छोटा सा प्रश्न, 4 + 4x + x², इसका होल का पावर दिया हुआ है 27। पहला क्या पूछेगा आप भी समझ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ सर। यहाँ पे
टोटल कितने पद हैं टोटल ये बताना है। पहला चीज़ तो इसका जवाब दे दो भाई फटाफट, पहला चीज़ तो इसका जवाब दो फटाफट, क्या होगा? देखो बहुत बार ऐसा देखा गया है, बच्चे क्या करते हैं, पावर को देखते हैं 27 और आंसर देते हैं 28, जो कि गलत है। क्यों गलत है? मैंने पार्ट 1 में भी समझाया, फिर यहाँ भी समझा रहा हूँ। क्योंकि घात के अंदर पावर के अंदर 2 ही पद होने चाहिए, पावर के अंदर 2 टर्म्स ही होने चाहिए, तभी हो सकता है। यहाँ 3 टर्म है तो कोई बात नहीं, 3 टर्म है तो भाई इसको ऐसा बोल सकते हैं ना 2 + x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये किसका स्क्वायर है? हाँ सर ये 2 + x का स्क्वायर है। a का स्क्वायर 4 + b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b, 2 दूना 4 गुना x, 2x 4x। बहुत अच्छी बात है। ये हो गया हमारा 2 + x का पावर 27 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होगा 54। तो आपसे जो पूछा गया यहाँ टोटल पदों की संख्या बताएं, कुल पदों की संख्या बताएं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको बोला गया बताने के लिए, तो सीधी सी बात है पावर से 1 ज़्यादा यानी 54 था, तो आंसर क्या हो जाएगा 55। तो ये गलती यहाँ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ और इसका आंसर दे देंगे। 1 + 3x + 3x² + x³ होल का पावर 15। इसमें बताएंगे भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। इसमें बताओगे आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। वन + 3x + 3x² + x³ होल का पावर 15। आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पदों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखो पहली बात कि ये होने चाहिए 2 ही पद होने चाहिए, 4 पद हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल में एक बात तो और सिखाया ना, अगर पावर 2 होता है तो 3 पद होते हैं, पावर 1 है तो 2 पद है, पावर 3 है तो 4 पद है, यानी 4 पद है तो पावर कितना है 3, 3 पद है तो पावर कितना है 2। तो अगर 4 पद है तो ये क्लियर है ये किसी ना किसी का होल क्यूब तो है। 4 पद है ये क्लियर है किसी ना किसी का होल क्यूब तो है ये, और सारे टर्म प्लस में है मतलब ये प्लस का होल क्यूब है। तो क्यों ना ए को 1 समझें और बी को 1 समझें, और a + b का होल क्यूब एक बार करके देख भी लेंगे। क्या 1 + x का होल क्यूब आ रहा है? क्या होता है a + b का होल क्यूब? a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1, b का क्यूब यानी x का क्यूब x³, 3a² b 3 गुना a², 1 का स्क्वायर 1, 3 गुना 1 3 गुना b यानी x, तो ये आएगा 3x। 3a का मतलब 1, 3 गुना 1 3 गुना b² यानी x²। बिल्कुल सर ये 1 + x का होल क्यूब ही था। अगर ये 1 + x का होल क्यूब था तो इसको हम बोल सकते हैं 1 + x का होल का पावर 45, और 45 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी? आपको पता है 45 + 1 46 हो जाएगी सर। आसान है, अरे बाइनोमियल बहुत आसान है, ठीक है। गिनती का अभी तक एक ही फॉर्मूला तो पढ़ा है a + b का होल का पावर n, और दूसरा पढ़ा है आपको जनरल टर्म। आराम से तसल्ली से पहले इन चीज़ों को लिख लें, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझते हुए, ठीक है। जो बच्चा CBSE में उसका फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो सकता है बाइनोमियल ना हो, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के लिए तो हैं, ठीक है। तो इस बात को जान लें कि भाई स्टेट बोर्ड वालों को राहत नहीं है, ठीक है। CBSE वाले को थोड़ा राहत है। राहत क्या है? उनका 2 टुकड़ों में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड वालों के साथ इस तरह के राहत की बात शायद नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या निकालने को बोल रहा है देखना ध्यान से। प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 1 + 2x का पावर 6 गुना 1 - x का पावर 7, ये हमारे पास दिया हुआ है। और बोला गया यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 को ज्ञात करें। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 को ज्ञात करें। इसमें
x की पावर 5 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो उसके गुणक में होगा, जो उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना, मेरी बात को समझना, कोफिशिएंट क्या होता है, हिंदी बता दिया, उसका गुणज। जैसे मैं लिखता हूँ 7x का पावर 5, x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया 7, यहाँ पर x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया 7, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या हो गया 7। अगर मैं लिखता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस c, और यहाँ मैं आपसे पूछूँ x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, आप बोलोगे x² का कोफिशिएंट b, मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, आप बोलोगे x³ के साथ वाला यानी a। तो यानी जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो कहलाएगा, ना कि जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में साथ में जो है वही कहलाएगा। मान लिया ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ हो 7 माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस 7 माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस 8y² प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मेरी बात को समझना, पूछता है कोफिशिएंट ऑफ y³ क्या होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y³ क्या होगा, आप बोलोगे y³ के साथ वाला सर, यानी y³ के साथ अगर 7 माइनस एक्स है तो y³ का कोफिशिएंट 7 माइनस एक्स होगा। इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो चलिए सबसे पहली बात, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 पता करना है। चलो भाई, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 तभी पता कर पाएंगे जब इसको खोलेंगे, ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करना आप जानते हैं, ये बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बाइनोमियल में माइनस के लफड़े से दूर रहने के लिए बताया है, तो क्यों ना माइनस वाले को आप ऐसे लिख लें, ये पहला काम कर लेना। एक स्टेप फालतू लगे लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका एक्सपेंशन देखते हैं, पहले वाले का एक्सपेंशन देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल का पावर n। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, आप लोग को याद हो चुका होगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल का पावर a का पावर n प्लस nc1, a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला nc2, a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला nc3, a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला, डॉट 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 b का पावर n। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको बात जो है, बात को आप मैच कर पा रहे होगे मैं कहाँ से कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़, पहली बात, चलिए इसका ध्यान से देखते हैं। इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो a का पावर n यानी 1 का पावर 6 1 होगा, ध्यान से देखना। nc1 6c1 6 होता है, लिख दिया। 1 का पावर, अब 1 का पावर लिखना ही बेकार है। अब मैं 1 का पावर लिखूँ 6 माइनस 1 होगा तो 1 ही ना। अब 1 का पावर लिखना मैं बंद करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, a का पावर n प्लस nc1 यानी 6c1 इज 6, a का पावर यानी 1 का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। फिर मैं बता रहा हूँ 1 का पावर कुछ भी होता है, ये पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। सीधा या क्या लिखूंगा, b का पावर नीचे वाला। फिर nc2 यानी 6c2 सॉल्व करके ही वैल्यू लिखता हूँ। 6c2 को सॉल्व करेंगे, 6 गुना 5 नीचे 2 15 आएगा। 6c2 को सॉल्व करेंगे 15 आएगा। सॉल्व करना सिखाया है पार्ट 1 में, 15 आया। a का पावर लिखना नहीं है, b का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। 6c3 को सॉल्व करेंगे, 6 5 4 ऊपर नीचे 3 2, 6 5 4 नीचे 3 2 3 2 6 6 ऊपर से कट गया। 4 गुना 5 20 आएगा, 20 आएगा। और a का पावर लिखना नहीं है सर, तो 2x का पावर 3 होगा। वेरी आगे चलिए, 6c1 हो गया, 6c2 हो गया, 6c3 हो गया। 6c4 को सॉल्व करेंगे 15 आएगा, वैसे ही सॉल्व करना। और a का लिखना नहीं है तो यहाँ 2x का पावर 4 आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा, है ना। आगे लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे क्या होगा, 6c5 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा और 2x का पावर 5 आएगा। और जैसे आता है 6c6 यानी ऊपर वाला नीचे वाला n और r बराबर आ जाए, मतलब लास्ट टर्म हो गया इस सीरीज का, यानी b का पावर n यानी 2x का पावर 6। फिर बोल रहा हूँ, वैसे बच्चे जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा उनके सर में दर्द हो जाएगा बेटा, पहले बता रहा हूँ। पहला पार्ट अगर आपने देखा है बहुत ही अच्छी बात है, तभी इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज पहला पार्ट देखने के बाद इसको देखिए। चलिए यहाँ क्या ध्यान देना है, a हमारा 1 है और b हमारा क्या है, b हमारा -x है। मेरी बात को समझना, इसका एक्सपेंशन a का पावर n यानी 1 का पावर 7 1 ही होगा, प्लस nc1 7c1 इज 7। a का पावर यानी 1 का पावर लिखना ही बेकार है, 1 का पावर लिखना ही बेकार है क्योंकि 1 का कुछ भी पावर 1 ही होगा। अब तो b का पावर 1 कर दूंगा यानी -x का पावर 1 प्लस 7c2 को सॉल्व करेंगे 7 गुना 6 बटा 2 21 आएगा।
7c2 को सॉल्व करेंगे 21 आएगा। a का पावर लिखना ही बेकार है क्योंकि 1 आ चुका है। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का पावर 2, ठीक है। फिर 7c3 7c3 को सॉल्व करेंगे, 7 6 5, नीचे 3 2 ऊपर के 6 से कट जाएगा तो 7 5 35 हो गया। 1 का पावर लिखना ही नहीं है और बस b वाले का पावर बढ़ाते रहिए। हो गया भाई 7c1 7c2 7c3। अब मैं जाऊंगा 7c4 पर, तो 7c4 का मान भी 35 आएगा। a का पावर लिखना बेकार है, माइनस एक्स का पावर 4 आएगा। 7c4 पर आ गया 1 2 3 4। 7c पर जाऊंगा, 7c5 पर जाऊंगा, 7c5 का मान 21 आएगा और a का पावर लिखना बेकार है तो माइनस एक्स का पावर 5 आएगा। फिर जाऊंगा मैं 7c6 पर, 7c6 का मान 7 आएगा, 7c6 का मान 7 आएगा और माइनस एक्स का पावर 6 हो जाएगा। और लास्ट में जैसे ही 7c7 आया, इसका मतलब अंतिम पद आ गया, अंतिम पद आ गया मतलब b का पावर n कर दिए। फिर बोल रहा हूँ, पुरानी क्लास को नहीं देखे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा जी। अगर पुरानी क्लास को नहीं देखे तो, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, जान लीजिए इस बात को। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफाई करते हैं सर? तो ये हो गया हमारा बस प्लस और माइनस का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोफिशिएंट किसका चाहिए, एक्स की पावर 5 का। चलिए वो बात की बात है। 1 प्लस 6 दूना 12x प्लस 15 गुना 4 60x² प्लस 2 गुना 2 गुना 2 8 8 गुना 20 160x³ 15 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 15 गुना 16 240 x का पावर 4 2 का पावर 5 32 आएगा। 6 से गुना करेंगे तो 192 x का पावर 5 2 का पावर 6 64 आएगा और x का पावर 6। चलिए देखिए ध्यान से, इधर ऊपर वाले का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब नीचे चलते हैं भाई, नीचे वाले की क्या कहानी है। नीचे क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से। नीचे हमारे पास है 1 माइनस 7x प्लस 21x² माइनस 35x³ प्लस 35x की पावर 4 माइनस 21x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 माइनस x की पावर 7। इसको लिख लोगे, इसको हर बच्चा लिख लोगे पहले आराम से, ऐसे ही छोड़ना मत इसको। ठीक है भाई। अब आपको क्या देखना है, देखो कुछ नहीं है, पहले क्लास का ही चीज़ है, ठीक है, पहले ही क्लास का चीज़ है, ठीक है। अगर उसको आप ठीक से देखा है तो आपको बातें आएगी समझ। अब क्या आपको देखना है, मेरी बात को सुनिए। मांगा है x की पावर 5 का गुणज, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ये ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद आपस में गुना होगा, ठीक है। तो ये बताओ, अब हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 को ढूंढना है। किसको ढूंढना है भाई? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 को ढूंढना है। x की पावर 5 का गुणज जो है उसको ढूंढना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 5 नहीं आएगा। 1 को माइनस 7x से गुना करेंगे नहीं आएगा। स्क्वायर वाले से करेंगे नहीं आएगा। x³ वाले से करेंगे नहीं आएगा। x की पावर 4 वाले से करेंगे नहीं आएगा। x की पावर 5 वाले से करेंगे आएगा। मतलब x की पावर 5 से गुना करेंगे तो 1 गुना माइनस 21x का पावर 5 आएगा। मेरी बात को सुनना, 1 गुना माइनस 21x का पावर 5 आएगा। यानी फाइनली क्या हुआ, ये माइनस 21x का पावर 5। तो x की पावर 5 के साथ कौन दिखा? माइनस 21। आप इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखो भाई? 1 गुना माइनस 21, 1 गुना माइनस 21। डायरेक्ट माइनस 21 क्यों नहीं लिखा सर? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, समझेंगे अभी बात को। अब 1 का कहानी खत्म हो गया। अब 1 जो है हमारा, पहले वाले पद का 1 दूसरे वाले किसी भी पद से गुना होकर x का पावर 5 नहीं देगा। अब आपको ढूंढना किसके बारे में? x के बारे में। तो क्लियर सी बात है, ये वाला x वाला पद किससे गुना होकर x का पावर 5 देगा? x वाला सर x की पावर 4 से गुना करके x का पावर 5 देगा। यानी ये गुना देगा तो x इंटू एक्स का पावर 4, x की पावर 5 आया और 12 और 35 आपस में गुना होगा तो आप जोड़ में यहाँ लिख दें 12 गुना 35। क्या लिख देंगे भाई? 12 गुना 35। चलिए x का x की पावर 4 के साथ भी खेल खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग x² के बारे में। अगर सोचें, आपको पता है x² वाला टर्म किससे गुना होकर x का पावर 5 देगा? x² वाला
x की पावर 3 से गुना होकर x का पावर 5 देगा। यानी यहाँ अगर पूछें क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ आ जाएगा 60 गुना -35, यहाँ आ जाएगा 60 गुना -35, 60 गुना -35 आ गया यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं पूछूं एक्स क्यूब किससे गुना हो के एक्स का पावर 5 देगा, एक्स क्यूब हमारा एक्स स्क्वायर वाले से गुना हो के एक्स का पावर 5 देगा। यानी यहाँ आप बोलोगे 160 गुना 21 मिल जाएगा सर, 160 गुना 21 मिल जाएगा सर। एक्स का पावर 4 अब किससे गुना हो के एक्स का पावर 5 देगा, एक्स का पावर 4 एक्स वाले से गुना हो के एक्स का पावर 5 देगा। यानी यहाँ हो जाएगा सर 240 गुना -7, 240 गुना -7। बातें क्लियर है। एक्स का पावर 5 वाला किससे गुना होकर एक्स का पावर 5 देगा, एक्स का पावर 1 वाले से गुना होके क्या देगा एक्स का पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 192 गुना 1, यानी 1 गुना 192। एक्स का पावर 6 किससे गुना होकर एक्स का पावर 5 देता, तो ये सर एक्स का पावर -1 से गुना होता तो, और कहीं भी एक्स का पावर 1 माइनस नहीं है, यानी अब किसी को किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर बताइए कितना आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर बताइए कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ भाई, कैलकुलेशन करने के बाद बताओ कितना आया। तो साफ साफ दिख रहा है भैया, ये 1 गुना -21। अरे बहुत आसान है, कुछ है नहीं। और फिर बोल रहा हूँ जो बच्चा पहली क्लास में आया था आज वापस देखना एक बार इसको। 1 गुना -21 -21, 12 को 35 से गुना करोगे 420, 60 को -35 से गुना किए -2100, 160 को 21 से गुना करो, 16 का 16, 32 1 33, 3360 है ना। 240 को 7 से गुना करेंगे तो 1680 हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ये वैल्यू आया है सबका, ये वैल्यू आया है, देख लीजिए एक बार। -21 + 420 -2100 + 3360 -1680, -1680 गड़बड़ा रहा है भाई। 1680 -1680 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चेक कर लेते हैं ना एक बार। 5, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 5 वाला 192 के साथ, वो तो लास्ट में है ना। 4 वाला गुना, 4 वाले को 1 वाले से गुना किए, 240 को -7 से। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इतना है। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कितना आ रहा है भाई? तो फाइनल आंसर आपका मल्टीप्लाई ऐड वैड कर लो, कहीं गलती वलती नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। पहले माइनस वाले को ले लो, -2121 और -1600, -3721, -2121, -1600, -3721, -3721 और 80, -3720 और 80, -3800, -3801 है ना, यही होगा ना। 2121 और 1600, 3721, 3721 और 80 क्या होगा, 3801, 3801 ये आ गया, -3801, -3801 आ गया जी। और प्लस में 3360, 420, 3780, 3780 और 100, 3880, 3880 और 20, 3900, 3972। सॉल्व कर लेंगे जो भी होगा आंसर। अगर कहीं भी मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो, कहीं भी अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना नहीं हुआ होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो होगा आपका आंसर। वैसे आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल था, देख लेंगे कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ होगा एक बार उसको चेक जरूर कर लेंगे। भाई कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, गलतियां हम लोगों से भी हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है तो गलतियां तो हम लोगों से भी हो जाती है भाई, है ना। ठीक है, वैसे गलती ना हुआ होगा, फाइनल आंसर देख लेना जो भी आएगा।
तो देखो भाई बाइनोमियल का बिल्कुल अभी जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये बिल्कुल बेसिक क्लास दिया, पहले वाले में भी। दूसरे वाले आज क्या सिखाया, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट एक्स से स्वतंत्र पद कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम लोग का एक क्लास और रह जाएगा, वो मिडिल टर्म से मध्य पद निकालने वाला, ठीक है। इन 2 क्लास को अच्छे से देखिएगा और ऑफलाइन कमेंट किया करो। ऑफलाइन लाइव क्लास वाला कमेंट तुम्हारा नहीं रहता किसी का भी, आप लोगों को पता है ये बात। ऑफलाइन कमेंट किया करो, अगला टॉपिक क्या लेकर आऊं सर, ठीक है ना, अगला टॉपिक क्या लेकर आऊं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।